प्यारे बच्चों, 12th क्लास हिस्ट्री का 15th लेसन संविधान का निर्माण, इसको पहले वाली वीडियो में हमने सीखा हुआ है। अब इस पाठ को सेकंड वीडियो में हम लोग सीखते हैं और जो पाठ हमारा है इसको सीरियल में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। तो अब आगे जो संविधान सभा के सदस्य हैं NG रंगा, इन्होंने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या किस तरीके से की इसको समझेंगे। और जयपाल सिंह हैं, उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या वक्तव्य दिए इसको भी समझेंगे। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का पेश किया गया था उसका स्वागत करते हुए NG रंगा कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक शब्द है इसकी व्याख्या धर्म के आधार पर ना होकर के आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए, आर्थिक स्तर के आधार पर होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो अल्पसंख्यक शब्द के अंतर्गत गरीब और दबे कुचले लोग आने चाहिए। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि जो संविधान बन रहा है इससे हर एक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इन अधिकारों को सही तरीके से लागू कराने का इंतजाम नहीं कर दिया जाता तब तक इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। रंगा ने जो आदिवासी समूह के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको भी अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत माना और इसी समूह के यानी आदिवासी समूह के एक प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है जयपाल सिंह। वो भी अपने आप में एक ज़बरदस्त वक्ता हैं। उन्होंने आदिवासियों का पक्ष रखते हुए कहा कि आदिवासियों की सुरक्षा तथा आवश्यक परिस्थितियां पैदा करने के लिए वो अपना वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि आदिवासी कबीले जनसंख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, यानी जो इनकी जो आबादी है उस हिसाब से देखा जाए तो आदिवासी समूह अल्पसंख्यक नहीं है, इनकी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन इनको संरक्षण की ज़रूरत ज़रूर है, यानी इनको संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि इनको ऐसे स्थानों से हटा दिया गया था या बेदखल कर दिया गया था जहाँ ये पहले रहा करते थे। अर्थात ये लोग पहले चरागाहों में और जंगलों में रहते थे और सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन इनको वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया। इस कारण से ये लोग पिछड़ गए हैं और समाज में इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो जयपाल सिंह ने पृथक निर्वाचिका की बात नहीं कही थी आदिवासियों के लिए। उन्होंने कहा था कि विधायिकाओं में इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी इनको आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण देकर के इनकी हालत में हम लोग सुधार कर सकते हैं। अब बात आती है जो दमित जातियां हैं उनको किस तरह परिभाषित किया जाए, इस पर कई वाद विवाद हुए। तो दमित जातियों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय इनके लिए भी पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, लेकिन उस समय गांधी जी ने इनका विरोध किया था। कहा था कि अगर इनके लिए पृथक निर्वाचिका बना दी जाती है तो ये जो समुदाय है दमित जातियों का, ये शेष समाज से कट जाएगा, इसलिए पृथक निर्वाचिका नहीं होनी चाहिए। तो दमित जातियों के कुछ सदस्य और हैं जो कहते हैं कि जो छुआछूत की समस्या है इसको केवल संरक्षण देकर के ही खत्म नहीं किया जा सकता। इनकी इस स्थिति के पीछे समाज के कायदे कानून हैं, यानी जो आज इतने पिछड़े हुए हैं इसका कारण ये है कि समाज ने जो कायदे कानून बना रखे हैं, इस कारण से इन दमित जातियों की स्थिति समाज में खराब है और समाज जो है उसने इनकी सेवाओं को तो लिया है लेकिन उनको खुद से दूर रखा है। समाज के लोग उनके साथ घुलते मिलते भी नहीं है, ना खाना खाते हैं, ना इन लोगों को मंदिर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। ऐसी मद्रास के सदस्य हैं जिनका नाम है जे नागप्पा, वो इसी समुदाय से हैं और कहते हैं कि हमने हमेशा कष्ट उठाया है और अब आगे कष्ट उठाने को हम लोग तैयार नहीं हैं। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है और हमें ये भी मालूम है कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है। इसके आगे नागप्पा कहते हैं कि जो संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि हमारी आबादी जो है 20 से 25% है, लेकिन फिर भी समाज में और राजनीति में हमें किनारे पर रखा गया है।
आज हमारे पास न तो शिक्षा है और ना ही हम शासन में हिस्सेदारी रखते हैं। तो इस तरीके से नागप्पा ने अपनी बात रखी। अब बात फिर एक बार अंबेडकर की हम करते हैं कि अंबेडकर जिन्होंने पहले पृथक निर्वाचिका की मांग करी थी, लेकिन जब देश का बंटवारा हो जाता है तो अंबेडकर पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ देते हैं। अब वो पृथक निर्वाचिका बनाने की बात नहीं कहते, और जो संविधान सभा है वो सुझाव देती है कि जो छुआछूत है यानी अस्पृश्यता है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए और दलित जातियों के लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोले जाने चाहिए, यानी मंदिरों को सभी लोगों को जाने की अनुमति होनी चाहिए। और जो ये निचली जातियों के लोग हैं, इनको विधायिकाओं में और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात भी कही गई। लोगों का मानना था कि अगर केवल संविधान के द्वारा कानून बना दिए गए तो इससे भेदभाव खत्म हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। अगर भेदभाव खत्म करना है तो इसके लिए समाज की सोच में बदलाव लाना भी जरूरी है। तो ये मुद्दा था दलित जातियों को लेकर के। अब केंद्र और राज्य सरकार को किस तरह शक्तियां दी जाएं, इस पर संविधान सभा में बहस होती है। तो ज़्यादातर काफ़ी सदस्य केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां देने के पक्ष में थे और कई सदस्य राज्य सरकार को ज़्यादा शक्तियां देने के पक्ष में थे। तो इसी में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो एक मजबूत केंद्र सरकार की मांग करते हैं, यानी मजबूत केंद्र की बात कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कमज़ोर केंद्र होगा तो वहाँ की शासन व्यवस्था उस देश की अच्छी नहीं चलेगी, वहाँ के लिए हानिकारक होगा। क्योंकि जो कमज़ोर केंद्र है वो अच्छी तरीके से शांति की स्थापना भी नहीं कर पाएगा, लोगों के बीच तालमेल भी नहीं बिठा पाएगा और अपने देश की बात दुनिया में सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अगर हमें अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए तो एक मजबूत केंद्र सरकार का होना आवश्यक है। अगर केंद्र मजबूत होगा तो देश में शांति भी रहेगी, लोगों में तालमेल भी होगा और हम अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के साथ रख सकेंगे। तो संविधान सभा में 3 सूचियां बनाई जाती हैं जिनमें अलग अलग सरकारों के कामों का उल्लेख है। पहली केंद्रीय सूची, फिर राज्य सूची और इसकी तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची। तो पहली सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिस पर केंद्र सरकार को काम करना है और दूसरी सूची में वो विषय रखे गए जिन पर राज्य सरकारों को काम करना है और तीसरी सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही काम कर सकते हैं। इसी तरीके से संविधान में अनुच्छेद 356 बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य का गवर्नर सिफारिश कर देता है कि उस राज्य की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो केंद्र जो सरकार है वो राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। तो हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। अब टैक्स कलेक्शन में किसको क्या मिलना चाहिए इस पर बात आती है। तो कुछ टैक्सेज यानी कर ऐसे जैसे सीमा शुल्क है, कंपनी कर है, इससे जो इनकम होती है वो सारी आमदनी केंद्र सरकार के पास जाती है। कुछ टैक्सेज हैं जैसे कि आयकर, आबकारी शुल्क, इनसे जो आय होती है वो केंद्र के पास भी जाती है और राज्य के पास भी जाती है, इनमें बांट दिया जाता है। अब जो राज्य सरकारें उनको अपने स्तर पर कुछ अलग अलग जगहों पर टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा भू राजस्व कलेक्शन का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं कि राज्य सरकार के पक्ष में सबसे शक्तिशाली तरीके से किसने बात रखी। तो राज्य के अधिकारों को लेकर सबसे शक्तिशाली जिन्होंने मांग रखी वो थे मद्रास के सदस्य के संतनम। के संतनम ने इस बात को कहा कि एक जिद सी बन गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को दे दी जाएं, ये जिससे कि केंद्र मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके कुछ जो दायित्व हैं या इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं वो राज्य सरकारों को दे दी जानी चाहिए। इससे केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा। संतनम का ये भी मानना था कि जो वर्तमान जो शक्तियों का वितरण किया गया है इससे क्या होगा, जो राज्य सरकारें हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी।
क्योंकि उनके पास केवल जमीन पर लगान यानी खेती पर लगान वसूलने के अलावा उनको ज़्यादा कोई इनकम के सोर्स उनके पास छोड़े नहीं गए हैं। ज़्यादातर केंद्र सरकार को अधिकार दे दिए गए, यानी राज्य सरकारें मुख्य रूप से भू राजस्व इकट्ठा कर सकती हैं, वही उनका मुख्य कलेक्शन है। और ज़्यादातर अपने काम को करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से पैसा मांगना होगा। इसीलिए कहते हैं यदि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं होगा तो अपने राज्यों में विकास की योजनाएं कैसे लागू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा संविधान नहीं चाहता कि हम ऐसे संविधान हमारा नहीं होना चाहिए जिसमें कि राज्य को केंद्र के पास आकर हर बार ही कहना पड़े कि हम अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, साफ सफाई नहीं कर सकते, सड़कों में सुधार नहीं कर सकते, हमें इन सभी कामों को करने के लिए पैसा चाहिए और हर समय आपके पास कटोरा लेकर खड़ा रहे। तो इस तरीके से क्या होगा कि थोड़े ही सालों में जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो और भी सदस्य हैं इसके अलावा वो भी राज्य को ज़्यादा शक्तियां मिलने के पक्ष में हैं और कहते हैं कि केंद्रीय सूची जो है और समवर्ती सूची उसमें कम विषय होने चाहिए और राज्य सूची में ज़्यादा विषय रखे जाने चाहिए। इसी में एक उड़ीसा के सदस्य हैं, वो भी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर शक्तियां ज़्यादा केंद्र को दे दी जाएंगी तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र है वो बिखर जाएगा। लेकिन अम्बेडकर जो है उनका मानना है कि केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए और एकीकृत होना चाहिए। अब जो हमारा केंद्र बने वो 1935 एक्ट के तहत जो केंद्र बनाया गया उससे भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो जिस हिंसा से देश के टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत से सदस्यों ने कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा किया जाना चाहिए। चूंकि देश का बंटवारा हुआ था इसलिए ज़्यादातर सदस्य इस पक्ष में थे कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां होना चाहिए जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके। इसी में एक संयुक्त प्रांत के सदस्य हैं बालकृष्ण शर्मा, वो भी एक मजबूत केंद्र की बात करते हैं। अच्छा, विभाजन से पहले जो कांग्रेस थी वो इस पक्ष में थी कि राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्रता यानी ज़्यादा शक्तियां दे दी जाएं। वो इसलिए थी क्योंकि मुस्लिम लीग को ये भरोसा दिया जा सके कि अगर सरकार बनेगी तो प्रांतों में अगर उसकी सरकार बन जाती है तो वहाँ पर किसी भी तरीके की केंद्र की दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन जब देश का बंटवारा हो जाता है तो जो अपने यहाँ के राष्ट्रवादी नेता उनकी राय अब बदल चुकी होती है। अब वो राज्य सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ देने के पक्ष में नहीं है, अब वो ज़्यादातर केंद्र की बात कर रहे हैं क्योंकि अब उनका कहना है कि जो पहले हमारे ऊपर दबाव था अब वो दबाव नहीं है क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका है। अब बात आती है राष्ट्रभाषा बनने की कि हिंदुस्तानी भाषा जो बोली जाती थी उसके राष्ट्रभाषा बनने में क्या परेशानियां आ रही थी। तो जब किसी देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हों, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हों, तो एक राष्ट्र का निर्माण करना या एक देश का बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो इसीलिए संविधान सभा में इस भाषा के मुद्दे पर भी काफ़ी लंबी बहस कई महीनों तक होती रही और तनातनी भी होती रही। तो 1930 के दशक तक कांग्रेस ने ये मान लिया था कि जो हिंदुस्तानी भाषा बोली जा रही है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, उसको दिया जाना चाहिए। और हिंदी और उर्दू के मेल से ये हिंदुस्तानी भाषा बनी थी। जो हिंदुस्तानी भाषा जिसका जिक्र आ रहा है ये हिंदी और उर्दू से मिलकर बनी थी और एक बहुत बड़े देश के हिस्से में बोली जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हिंदुस्तानी भाषा में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी समाते गए और ज़्यादा बड़े इलाके में इस भाषा को लोग समझने लगे थे। तो महात्मा गांधी को लगता था कि ये जो हिंदुस्तानी भाषा है ये देश के बहुत बड़े हिस्से में एक संचार की भाषा हो सकती है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों को एकजुट कर सकती है, हिंदू मुसलमानों को एक कर सकती है, तो इसे राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि 19वीं सदी का जब आखिरी का समय आता है तो हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप बदलने लगता है क्योंकि हिंदू मुसलमानों की अलग अलग मांगें चालू हो जाती हैं, यानी सांप्रदायिक टकराव गहरे होने शुरू हो जाते हैं। इस कारण से जो हिंदी और उर्दू भाषा से मिलकर के जो हिंदुस्तानी भाषा बनी थी वो अलग होने लगते हैं शब्द। कहने का मतलब
जो हिंदुस्तानी भाषा में फारसी और अरबी मूल के शब्द थे उनको हिंदुस्तानी भाषा से हटा दिया जाता है और इसमें हिंदी को ज़्यादा इसमें संस्कृत के शब्द लाने का प्रयास किया जाता है, यानी इस हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास किया जाता है। और जो उर्दू भाषा थी वो धीरे धीरे फारसी भाषा के किनारे होती जा रही थी। तो परिणाम क्या हुआ कि जो भाषा थी वो भी अब धार्मिक पहचान बन चुकी थी लोगों की। तो इस तरीके से समस्याएं आई। अब जो संयुक्त प्रांत के सदस्य आर.बी. धुलेकर, उन्होंने हिंदी को संविधान की भाषा बनाने के लिए किस प्रकार आवाज उठाई। तो जो आर.बी. धुलेकर हैं संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य, इन्होंने कहा कि संविधान निर्माण की जो कार्यवाही है उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तब किसी सदस्य ने कह दिया कि सभी लोग तो इस हिंदुस्तानी भाषा को नहीं समझते। तो इसके बदले में धुलेकर कहते हैं कि जो लोग हिंदी नहीं समझते वो इस संविधान सभा के पात्र ही नहीं हो सकते, उनको यहाँ से चला जाना चाहिए। यानी एक विवाद की स्थिति बन गई। तो इस हालात को नेहरू जी संभालते हैं हस्तक्षेप करके और कार्यवाही आगे होती है। अब आगे हम सीखते हैं कि संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के गतिरोध को तोड़ने का क्या फार्मूला निकाला। अब हिंदी भाषा को लेकर इसके कुछ समर्थक भी थे, कुछ विरोधी थे। तो इनके बीच जो विरोध चल रहा था उसको समाप्त करने का काम भाषा समिति ने किया। तो एक भाषा समिति बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा। तो राष्ट्रीय भाषा का जब सवाल चल रहा था तो कुछ लोग चाह रहे थे कि भाई इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन सभी सहमति नहीं बन पा रही थी। तो समिति ने, यानी जो भाषा समिति है, उसने सुझाव दिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा ना होकर राजकीय भाषा होगी। राजकीय भाषा नहीं, राज्य की भाषा होगी। तो समिति का ये भी मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। यानी जबरदस्ती इसको हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में हम इसको राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन जो अब से शुरू के 15 साल हैं, इनमें सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। अंग्रेजी भाषा राज्यों में इस्तेमाल करी जाएगी सरकारी कामकाजों के लिए, और जो अलग अलग राज्य हैं उनको अपना काम कराने के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा भी चुनने का अधिकार होगा। तो इस तरीके से उन्होंने गतिरोध को तोड़ दिया था। ठीक है। और जो धुलेकर थे वो चाहते थे हिंदी को राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा बनाया है, लेकिन सहमति ये बन नहीं पाई थी। अब मद्रास की सदस्या हैं जी दुर्गाबाई, इन्होंने राष्ट्रीय भाषा को लेकर क्या चिंता व्यक्त करी थी। तो धुलेकर चूंकि एग्रेसिव होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कर रहे थे, जो साउथ इंडियन लोग थे वो इनकी बात से सहमत नहीं थे। उन्हीं में से मद्रास की सदस्या हैं श्रीमती जी दुर्गाबाई, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल था लगभग एक सहमति तक पहुंच गया था, यानी जो हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता था। अब वो क्या हुआ, एक विवाद का मुद्दा बन चुका है। जो आगे कहती है कि जो गैर हिंदी भाषी इलाके, यानी ऐसे इलाके जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है बल्कि कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, अब वहां के लोगों को ये बताया जा रहा है, ये एहसास कराया जा रहा है कि वहाँ की भाषा, जो भी शक्तिशाली भाषाएं क्षेत्रीय स्तर पर बोली जा रही हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके प्रभाव को रोका जा रहा है। एक तरीके से कहने का मतलब इनका ये था कि हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोप करके अब क्षेत्रीय भाषाओं को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो श्रीमती दुर्गाबाई ने बताया कि एक समय ऐसा था जब दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा होता, आज भी होता है वहाँ पर विरोध। तो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है, और विरोधियों का शायद मानना सही भी है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। यानी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का जो प्रयास चल रहा है, इससे ये पता चलता है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात को आगे कहा कि हम लोग गांधी जी के समर्थक रहे हैं, इनके कहने पर हमने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार किया हुआ है और वहाँ पर हिंदी के स्कूल भी खोले, कक्षाएं भी चलवाई, जबकि लोग विरोध कर रहे थे, फिर भी हमने काम किया है। तो दुर्गाबाई हिंदुस्तानी भाषा को तो स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो हिंदुस्तानी भाषा थी इसमें इसके रूप को बदला जा रहा था, उसमें से उर्दू और जो क्षेत्रीय भाषाओं के अन्य शब्द थे उनको निकाला जा रहा था। इसलिए दुर्गाबाई इस कष्ट को व्यक्त कर रही हैं
कि हिंदुस्तानी भाषा तो राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य हो चुकी थी, लेकिन अब इसका रूप बदल रहे हैं, तो अब इसको कैसे स्वीकार किया जाए, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। अब हम देखते हैं कि बंबई के सदस्य हैं श्री शंकर राव देव और मद्रास के श्री रामालिंगम चेट्टियार। इन्होंने भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए? तो जो बंबई के सदस्य हैं श्री शंकर राव देव, इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी और गांधी जी का अनुयायी होने के नाते हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके थे। यानी ये कह रहे हैं हम कांग्रेसी भी हैं और गांधी जी के विचारों को मानने वाले भी हैं, इसलिए हमने हिंदुस्तानी भाषा को तो राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब उन्होंने चेतावनी, चूंकि अब इसका रूप बदल रहा भाषा के, इसलिए वो चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी के लिए हमारा समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे अंदर कोई किसी भी तरीके की शंका पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। इसी तरीके से मद्रास के सदस्य हैं श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार। इन्होंने कहा कि जो भी कुछ किया जा रहा है उसे बहुत सावधानी से साथ करना चाहिए, उसको बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर इसको आक्रामक होकर के किया गया, गुस्से में किया गया, जबरदस्ती किया गया, तो इससे हिंदी का कोई भला होने वाला नहीं है। हमारे अंदर भय चाहे निराधारी क्यों ना हो, बिना कारण ही क्यों ना हो, लेकिन उस भय को शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों के अंदर गहरी कड़वाहट रह जाएगी। और वो आगे कहते हैं कि जब हम लोगों को एक साथ रहना है, एक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो हम लोगों में मेल मिलाप होना चाहिए और लोगों पर किसी भी चीज़ को थोपा नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो भारत का संविधान है वो बहुत ज़्यादा गहन विवादों के बीच और वाद विवादों के बीच, परिचर्चाओं के बीच से गुजरते हुए बनाया गया और किसी भी मुद्दे पर तब सहमति बन पाई जब कोई दो विरोधी विचार थे, उन पे वाद विवाद होकर के एक राय बना ली गई, जमीन तैयार कर ली गई, तब हमारा संविधान लिखा गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझा है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ने इस पाठ को अच्छी तरह समझा होगा। धन्यवाद।